स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि इंटेलिजेंस। सी टेट में इसमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर आप लोगों को बुद्धि को सामान्यतः सोचने, समझने, सीखने और निर्णय करने की शक्ति के रूप में देखा समझा जाता है। बुद्धि के विषय में सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिकों ने चिंतन किया था। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य के अंतःकरण के 3 अंग हैं: मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें बाह्य इंद्रियों और बुद्धि के बीच संयोजक का कार्य करता है। इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचता है। बुद्धि में काट छांट करके इसे अहम से जोड़ती है और अंत में इसे सूक्ष्म शरीर पर पहुंचा देती है, जहां वह संचित हो जाती है। जब कभी प्राणी विशेष को इस ज्ञान की आवश्यकता होती है तो उसकी बुद्धि उस संचित ज्ञान को सूक्ष्म शरीर से मन पर पहुंचा देती है और मन प्राणी को तदनुकूल क्रियाशील कर देती है। परिभाषा दिया है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने बुद्धि का अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे सबसे पहले बोरिंग ने बुद्धि एक औपचारिक परिभाषा दी और कहा, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वह बुद्धि है। विश्लेषण के आधार पर बुद्धि की परिभाषाओं को श्रेणीगत किया गया। प्रथम श्रेणी की भाषा में बुद्धि सीखने की क्षमता का नाम है। जो सीखा जा चुका है उसे नई दशाओं में प्रयोग करने का गुण है। इस श्रेणी में बर्किंघम, डार्विन और अहिंसास वैज्ञानिक प्रमुख हैं। दूसरी श्रेणी में बुद्धि को वातावरण के समायोजन करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। जीवन की नई परिस्थितियों में व्यवस्थित होने की बुद्धि की क्षमता को काल्विन और स्टर्न और पियाजे ने महत्व दिया। मनोवैज्ञानिक के एक समूह ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन करने की क्षमता के रूप में बताया। बिने और तथा टर्मन ने मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के द्वारा अमूर्त चिंतन करने की क्षमता या प्रतीकों द्वारा किसी समस्या के समाधान को प्राप्त करने पर बल दिया। बुद्धि का स्वरूप जानने की कुछ परिभाषाओं को जान लेना आवश्यक है। वेस्लर के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय और सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। बर्किंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। बर्किंघम के सीखने की योग्यता किसने बोला था? कौन सा वैज्ञानिक ने कहा था? ऐसे पूछेगा दोस्तों क्वेश्चन में तो बर्किंघम। स्टर्न के ना बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। देखो, बुद्धि सीखने की योग्यता अलग हो गया, बुद्धि एक सामान्य योग्यता बोल रहे स्टर्न के अनुसार, जिसके सहारे व्यक्ति नई परिस्थिति में अपने विचार को जानबूझकर समायोजित करता है। काल्विन के अनुसार यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण के साथ सामंजस्य करना सीख लिया या सीखता है तो उसमें बुद्धि है। बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिने के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट है अपना दोस्तों, बुद्धि से संबंधित सभी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी विभिन्न दृष्टिकोण से बुद्धि के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से सामंजस्य करने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता देती है। बुद्धि व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धि व्यक्ति को पुराने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता प्रदान करती है। एक से अधिक मानसिक गुणों का समूह बुद्धि है।
बुद्धि व्यक्ति को किसी भी समस्या के समाधान में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। बुद्धि के साथ साथ व्यक्ति विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण एवं संगत ढंग से विभिन्न विषयों पर चिंतन कर पाता है। बुद्धि के सिद्धांत हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले कि बुद्धि का स्वरूप क्या है, वह कैसे कार्य करती है। इन्हीं निष्कर्षों को बुद्धि के सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि के सिद्धांत को दो श्रेणी में विभाजित किया है। पहला ए कारक सिद्धांत और बी दूसरा प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। ए कारक आपको याद रखना है दोस्तों, कितने सिद्धांत पूछे जाएगा तो दो हैं, बुद्धि का सिद्धांत ए कारक सिद्धांत और बी उन्मुखी सिद्धांत। ए कारक सिद्धांत इसके अंदर दो प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के समूह आते हैं। स्पीयरमैन के समूह का मत है किसी भी संज्ञात्मक कार्य के निष्पादन आधार प्राथमिक सामान्य कारक हैं। स्पीयरमैन के अनुसार किसी भी संज्ञात्मक कार्य के निष्पादन आधार प्राथमिक मनोवैज्ञानिक के इस समूह को पिंडक कहा जाता है। दूसरे प्रकार के मनोवैज्ञानिक कथन है कि बुद्धि बहुत सारी पृथक मानसिक क्षमताओं जो करीब करीब स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होते हैं का योग है। इस समूह के थर्डस्टन, गिलफोर्ड, गार्डनर, थार्ड जैसे वैज्ञानिक प्रमुख हैं। इन्हें विभाजक कहा जाता है। बुद्धि के लिए कौन कौन सा है, आपको ज़्यादातर यदि ऑप्शन में आएगा तो आपको यही वैज्ञानिक को ऑप्शन में टिक लगाना है दोस्तों। ये टिक आपको लगाना है जैसे थर्स्टन, गिलफोर्ड, गार्डनर, थार्डलाइट जैसे वैज्ञानिक बुद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हों लोगों ने बुद्धि को विभाजित किया है। नेक्स्ट है स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। देखते हैं स्पीयरमैन ने क्या कहा है दोस्तों। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, यह सिद्धांत 1904 में ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि है, सामान्य एक विशिष्ट। सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि यदि पूछा जाएगा दोस्तों तो आप बिल्कुल स्पीयरमैन का नाम बिल्कुल टिक लगाना दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्पीयरमैन से ही पूछा जाता है। इसी आधार पर दो कारक बनाए गए हैं, एक सामान्य कारक एक विशिष्ट कारक। स्पीयरमैन के अनुसार कितने हैं बुद्धि, दो प्रकार के हैं, और सिद्धांत कितने भी हैं, दो प्रकार के। सामान्य कारक को जी कारक कहते हैं, और जी कारक से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद होती है। देखो, जी कारक से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति मानसिक कार्य करने की एक सामान्य भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद होती है। जी कारक यहाँ पर जी कारक किसका है, यह योग्यता सभी व्यक्ति में कम या अधिक मात्रा में मौजूद होती है। यह मानसिक योग्यता जन्मजात होती है, जीवन की किसी भी अवधि में इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। विशिष्ट कारक एस कारक की संज्ञा दी है इसको दोस्तों। जी एस यदि पूछता है भी कारक तो किसका है, स्पीयरमैन का। एस कारक से मनुष्य के मानसिक कार्य को करने में भी कुछ विशिष्टता की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक कार्य एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होता है। एस कारक की विशेषताएं, एस कारक में भिन्न भिन्न कार्यों के लिए निश्चित नहीं होती हैं। एक व्यक्ति में एक कार्य के लिए एस कारक की मात्रा अधिक हो सकती है, परंतु उसी दूसरे व्यक्ति में कम हो सकती है बोल रहा है। एस कारक व्यक्ति के प्रशिक्षण, पूर्व अनुभूतियों आदि का अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षण देकर एस कारक की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है।
दोस्तों एस प्रशिक्षण देकर मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्या है जी कारक में ये सब नहीं हो सकता, इसमें कम या ज़्यादा हो सकती है। इसमें क्या है दूसरों के द्वारा ज्ञान देकर मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, बोल रहा है स्पीयरमैन। उसके बाद है थर्स्टोन थ्योरी। थर्स्टोन थ्योरी क्या है आप लोगों को देखना है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, थर्स्टोन का समूह कारक सिद्धांत, ये इन्होंने भी दिया है। थर्स्टोन ने बुद्धि की व्याख्या कई कारकों के आधार पर की है। उन्होंने जी कारक और स कारक को, एस कारक को अस्वीकृत करते हुए मानसिक प्रक्रियाओं को करने का एक सामान्य प्रधान कारक बताया है। थर्स्टन ने सिद्धांत में 7 प्रधान क्षमताओं का वर्णन किया। शाब्दिक अर्थ क्षमता, इसको वी क्षमता बोलते हैं, शब्दों और वाक्यों के अर्थ समझने की क्षमता। उसके बाद शब्द प्रवाह क्षमता, डब्ल्यू क्षमता, दिए गए शब्दों में असंबंधित शब्दों सोचना और अलग करने की क्षमता। स्थानिक क्षमता अथवा एस क्षमता, दिए गए स्थान में वस्तुओं का परिचालन करने दूरी का प्रत्यारक्षण करने तथा आकारों के पहचान करने की क्षमता। आंकिक क्षमता तथा एन क्षमता, देखो इसको VWSN क्षमता, ये इसको याद रखना दोस्तों। आंकिक क्षमता, स्थानिक क्षमता, परिशुद्धता तीव्रता के साथ आंकिक परिकलने की क्षमता। यहाँ पर आपको क्षमता शब्द दिखेगा दोस्तों, तो आप समझ जाना कि इन्होंने थर्स्टन ने 7 सिद्धांत दिए हैं। ये है तर्क क्षमता, आर इसमें वाक्य समूह के बीच छीमे खोज करने की क्षमता है। दोनों में आपस में संबंधित अक्षरों और वाक्यों के बीच बताना है, ऐसे बोल रहा है। स्मृति क्षमता, मेमोरी क्षमता, किसी पाठ विषय और जल्दी को जल्दी याद रखने की क्षमता। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक गति क्षमता अथवा पी, यहाँ पर किस घटना या विशेषता को तेजी से प्रत्यक्षण कर लेने की क्षमता। उसके बाद है दोस्तों थॉर्नडाइक। यहाँ पर आपको थॉर्नडाइक का दिया है, इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एनिमल इंटेलिजेंस, ही फाउंड दैट एनिमल इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू फॉर्म कनेक्शन, सेटअप पजल बॉक्स, एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन। बहुकारक सिद्धांत है दोस्तों। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने 1926 में किया। इस सिद्धांत के प्रतिपादन ने स्पीयरमैन के सिद्धांत के विपक्ष में अपना मत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक क्रियाओं में सहसंबंध का कारक जी कारक नहीं होता, बल्कि इन क्रियाओं के बीच कई उभयनिष्ठ तत्व पाए जाते हैं। संज्ञानात्मक क्रियाओं में जितने अधिक उभयनिष्ठ तत्व होंगे, उनके बीच सहसंबंध उतना ही अधिक होगा। इसके अनुसार मानसिक कार्य ऐसे भी होते हैं जिनके तत्व का उभयनिष्ठ कम होती है। थॉर्नडाइक के बाद है दोस्तों बहुकारक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो आप लोग बताना दोस्तों। थॉर्नडाइक। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेक्ट ऑफ 3 डायमेंशनल थ्योरी। उसके बाद यह है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन गिलफोर्ड ने किया था। इस बुद्धि संरचना का सिद्धांत कहा जाता है। यदि त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि का संरचना सिद्धांत पूछा जाएगा तो दोस्तों गिलफोर्ड का नाम आप टिक लगा दें। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि कुछ प्राथमिक बौद्धिक योग्यताओं की संरचना है। गिलफोर्ड ने बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विभागों में सुसज्जित किया गया है: सक्रिय, विषय वस्तु और उत्पादन। सक्रिय, विषय वस्तु 3 विभागों में ये सुसज्जित किए हैं। सक्रिय, विषय वस्तु और उत्पादन। सक्रिय से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जा रहे मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से होता है। गिलफोर्ड ने सक्रिय के आधार पर क्षमताओं को 6 भागों में विभाजित किया गया: मूल्यांकन, अभिसारी और चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारणा, स्मृति अभिलेख और संज्ञान। ये शब्द आप लोगों को दोस्तों दिखाई देगा तो आप बिल्कुल थॉर्नडाइक का टिक लगाना है। मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन,
स्मृति धारणा, स्मृति लेख और संज्ञान। विषय वस्तु, इस विमा से तात्पर्य उस क्षेत्र से होता है जिससे काम सूचना के आधार पर सक्रिय की जाती है। गिलफोर्ड ने इन्हें 5 भागों में बांटा है, जैसे यहाँ पर दिया है: दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। उत्पादन, इसको 6 भागों में बांटा है दोस्तों: इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति, रूपांतरण और आशय। उसके बाद रेमंड कैटल का सिद्धांत। रेमंड कैटल ने 2 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया है: तरल बुद्धि का निर्धारण आनुवांशिक तथ्यात्मक ज्ञान होता है। ठोस बुद्धि, जिन्हें व्यक्ति अपनी जिंदगी की अनुभूतियों में तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। उसके बाद कैटल के अनुसार तरल बुद्धि का विकास किशोरावस्था में अधिक होता है। ठोस बुद्धि का विकास वयस्क में होता है, वयस्क स्तर पर युवा में होता है, बोल रहा है ठोस बुद्धि का विकास। उसके बाद है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है। थॉर्नडाइक ने भी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, उससे ही संबंधित है, ये वैसी ही है। गार्डनर के अनुसार सामान्य बुद्धि में 7 प्रकार की क्षमताएं बुद्धि संबंधित होती हैं: भाषाई बुद्धि, तार्किक गणित बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मबुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। उसके बाद है दोस्तों जीन पियाजे थ्योरी। जीन पियाजे थ्योरी में प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत का दिया है इन्होंने। इस सिद्धांत में व्यक्ति भी व्याख्या भिन्न कारकों में न करके उन बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में की गई है जिसे व्यक्ति किसी सामान्य का समाधान करने, सोच करने में लगता है। इस सिद्धांत में बुद्धि के लिए संज्ञान और संज्ञानात्मक प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने 1920 में किया। 1970 में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में बुद्धि को अनुकूलित प्रक्रिया माना गया है। पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चे में संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास होता जाता है वैसे वैसे उनका बौद्धिक विकास भी होता है। पियाजे इसकी 4 अवस्थाएं मानी है: संज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं दोस्तों। उसके बाद पाक प्रचलन अवस्था, यह अवस्था 2 से 7 तक होती है। यह अवस्था 2 भागों में विभाजित किया है, 2 से 4 और 4 से 7। बच्चा जब भिन्न भिन्न संकेतों को, इसके बाद है मूर्त प्रचालन अवस्था, 7 से 11 साल की अवस्था है दोस्तों। बच्चों में तार्किक चिंता, सोचने की ढंग में क्रमबद्ध और जटिलता बढ़ने लगती है। वस्तुओं को विमाओं के आधार पर वर्गीकृत करना सीख जाते हैं। औपचारिक प्रचालनात्मक अवस्था, यह अवस्था 12 से 15 साल की होती है। बच्चों में अमूर्त, औपचारिक चिंतन आदि गुण विकसित हो जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों इतना ही। थैंक यू।